आइटम है, ठीक है, बिल्कुल लाला आदमी है, उसके समझ में आ गई तो आपके क्यों नहीं आ सकती? बात समझ में आती है? हाँ सर, हमारे बात समझ में आ गई। ये तो बड़ा छोटा सा एग्जांपल था, अभी एक ही आइटम थी। अभी मैं बड़ा एग्जांपल लूंगा जहां पे बड़ी सारी मल्टीपल आइटम्स आएंगी, वहां पे आपका थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो चलेगा कि हाँ यार ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कोर कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा और कुछ नहीं है, कोर कॉन्सेप्ट यही है। चलिए जी, तो मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था। अब आ जाइए आप बड़े क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 इसको आपने देखो पेंडिंग मार्क किया था। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल तसल्ली से, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि क्या इसमें मांग रहा है, कैसे करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ते टाइम अपने माइंड के बैक एंड में बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि हाँ रिकंसिलिएशन में क्या करना, क्या होता है अल्टीमेटली। आइटम देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि यार ये इतनी सारी आइटम हो गई तो हम पागल हो जाएंगे, कैसे करें, नहीं मत सोचना, बिल्कुल अपना कोर कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कहता हूं इससे 5 गुना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, वो भी आप आराम से कर दोगे। चलिए जी, कहता है फॉलोइंग इज द समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ अर्थ लिमिटेड एज पर इंडेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। कहते हैं इंडेज के हिसाब से बनाई हुई समरी ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ठीक है सर। कहता है रेवेन्यू है। अब देखो एक एक आइटम पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं आइटम के बारे में ना नीचे कुछ ना कुछ लिखा होगा कि ये आइटम इंक्लूड इतना खर्चा जो इनकम टैक्स ने अलाउ नहीं करा, इस तरह की बातें करेगा, तो वो एक एक आइटम पढ़नी जरूरी है हमें, ठीक है, सारी आइटम को दिमाग में रख के चलते हैं। कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1160 करोड़, ठीक है, 1160। अदर इनकम है आपका 56, टोटल इनकम हो गई आपकी 1216। परचेज किया स्टॉक 40 का, चेंज इन इन्वेंट्री आपकी कर दी, जो भी अमाउंट देखो मैटर नहीं करता, पर्टिकुलर्स क्या क्या है वो ज्यादा फोकस रहेगा। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस 116 के, फाइनेंस कॉस्ट हमारी है कुछ कुछ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस भी हैं। उसके बाद में आपके टोटल एक्सपेंस आ गए, टोटल इनकम आ गई, तो क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया ए माइनस बी करके 594 रुपए का। हाँ सर, करंट टैक्स इन्होंने कहा कि 165.4 है और डेफर्ड टैक्स इन्होंने निकाल कर दे दिया 1.5। तो आप मुझे बताओ क्या यहां पर डेफर्ड टैक्स कितना है, इस बार ऑलरेडी वो निकाल कर दे दिया इन्होंने। ये कैसे निकाला होगा सर, पहले इस पे बात कर लेते हैं जो आपको पता है। ये सब इन्होंने देख लिया होगा ना कि जो जो आइटम है इनकी बैलेंस शीट में उनका टैक्स बेस क्या है, उनका कैरिंग अमाउंट क्या है, उसके बेसिस पर इन्होंने डेफर्ड टैक्स निकाल दिया होगा और यहां पर रिपोर्ट कर दिया होगा, ठीक है सर। उसके बाद में कहता है टोटल एक्सपेंस, टोटल टैक्स एक्सपेंस जो आ गया आपका 166.90 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है आपका 427.10। तो क्या यहां से ये चले 594 में ये दोनों माइनस कर दिए और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा टैक्स एक्सपेंस में इंक्लूड होता है दोनों, जो आज देना है वो भी, जो कल देना है वो भी, ठीक है, मतलब डेफर्ड टैक्स भी इंक्लूड होता है टैक्स एक्सपेंस में और आपका करंट टैक्स भी इंक्लूड होता है टैक्स एक्सपेंस में, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा सर, यहां पर कहता है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल टू अर्थ लिमिटेड कितना है 30%। तो सर फिर इस हिसाब से तो आपका 594 का 30% इतना ही आना चाहिए सर। अगर करंट टैक्स 30% है, रेट 30% है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 594 का अगर 30% करें तो वो यही आ जाना चाहिए 165.40। लेकिन सर ये तो हमने एंड टू एंड करके देख लिया 178.2 आ रहा है। तो सर ये गैप है, ये गैप क्यों है? इसका मतलब अलाउंसेस डिसअलाउंसेस हुए होंगे कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपका टैक्स अलग आ रहा है, ठीक है, टैक्स का अमाउंट अलग आ रहा है। डेफिनेटली मतलब आप समझो कि 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई डिसअलाउंस तो जरूर होगा, अलाउंस डिसअलाउंस कुछ ना कुछ जरूर होगा, जिससे कि आपका ये वाला टैक्स रेट जो है हिल जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है उसका एग्जैक्टली 30% करके यही आ जाए। ऐसा तभी होगा जब कोई भी अलाउंस नहीं है, कोई भी डिसअलाउंस नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, आपकी सारी चीजें ओके हैं, तो आपका ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। कहता है अदर इनकम इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹10 करोड़ विच आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। कहता है ये जो आपका अदर इनकम है ना, अदर इनकम है 56 करोड़ रुपए की, इसमें 10 करोड़ रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम इंक्लूड है।
जिस पर आपका टैक्स रेट जो है वो 10% है। आपको पता है कि आपका जो कैपिटल गेन वगैरह होते हैं उस पर स्पेशल रेट से भी टैक्स लगते हैं, ठीक है, वो आपका अलग अलग हो सकता है। अभी जैसे आपका 12.5% का कुछ रूल आया, अभी मैंने देखा था बजट में, 12.5% का टैक्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब आपको इंडेक्सेशन मत लो लेकिन टैक्स रेट कम कर देंगे, और इंडेक्सेशन अगर करते हो तो टैक्स रेट ज्यादा है। तो ये चीजें इनकम टैक्स करता रहता है। तो आपको यहाँ पे डीटी के बारे में नहीं सोचना है कि सर ये 10% नहीं, ये तो 12.5 होता है तो ये तो गलत है, हम तो करेक्ट वाला ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से ही करना है। मतलब इनकम इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब आप एफआर का पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो एफआर के पेपर में आप अपना डीटी का ज्ञान मत दिखाना हमें, जो हम दे रहे हैं वो मान के चलो वही करेक्ट है, उसके हिसाब से आप करो। हम आपको यहां पर एफआर आपका चेक कर रहे हैं, हम आपका डीटी चेक नहीं कर रहे हैं। तो हम जो डीटी वाली बातें जो हम बता रहे हैं ना वही मान के चलो वही है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई साहब जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर टैक्स का जो रेट है वो 10% है, ठीक है सर। अच्छा, एक्चुअल में मैं टैक्स कितना दूंगा? 10% के हिसाब से दूंगा। मतलब जो मेरा टैक्सेबल इनकम आएगी वो 10% के रेट के हिसाब से आएगी, ठीक है, कि साहब इस पर 10% का टैक्स देना है, ठीक है। बुक्स में क्या इतना मैं सोचता हूं कि मेरी कौन सी इनकम पे कितना परसेंट टैक्स है, मैं तो वहां सीधे देखता हूं कि साहब मेरा इनकम इतनी, मेरा टैक्स इतना होना चाहिए, दैट्स इट। ये तो इनकम टैक्स वाले करते हैं ना, ठीक है सर। उसके बाद में क्या कहता है? कहता है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड फॉलोइंग आइटम विच आर नॉट डिडक्टेबल फॉर इनकम टैक्स पर्पस। कहता है जो आपका अदर एक्सपेंस है वाला 300, ये जो 300 रुपए का अदर एक्सपेंस है, इसमें कुछ आपकी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो इनकम टैक्स में अलाउ ही नहीं होंगे। सर आज अलाउ नहीं होंगे तो कल तो हो जाएंगे ना? नहीं, आज भी अलाउ नहीं होंगे, कल भी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। मतलब परमानेंट डिफरेंस, टेम्पोरेरी डिफरेंस नहीं आएगा, ये परमानेंट डिफरेंस है हमारा इनकम टैक्स के साथ में, परमानेंट डिफरेंस है। अच्छा सर हमने तो खर्चा अलाउ कर रखा है, हमने तो यहां पर 300 रुपए में जोड़ ही रखा है, तो हम तो जोड़ेंगे ना भाई। हम तो क्या देखते हैं कि अगर खर्चा है तो खर्चे की तरह प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दो, प्रॉफिट कम कर दो। लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने में ये चीजें आपके डिसअलाउ हो गई होंगी। क्या क्या है इसमें? सर एक तो पेनल्टीज है, एक है आपका इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, एक है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंस, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या आपसे ये पूछा इसने कि भाई बताओ इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल इनकम टैक्स में अलाउ होगा या नहीं होगा? नहीं, ये पूछेगा ही नहीं। एफआर के पेपर में ये बात नहीं पूछेगा, बता के चलेगा आपको कि भाई ये अलाउ नहीं होगा, हम बता रहे हैं। मतलब आंसर खुद ही बता देगा कि ये आपका अलाउ नहीं होगा, ठीक है। पेनल्टीज अलाउ नहीं होगी, ठीक है, वो उसने बोल दिया कि भाई साहब अलाउ नहीं होगी। तो डीटी वाला दिमाग आपको लगाने नहीं पड़ेगा, डीटी वाले दिमाग को आपको चलाना ही नहीं है। यहां पे सब आपको बता के देगा एफआर के पेपर में, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद में डी पॉइंट कहता है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 8 करोड़। कहता है अदर एक्सपेंसेस में 8 करोड़ रुपए के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं, इन विच 200% वेटेड डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स। भाई इनकम टैक्स के बड़े सारे सेक्शन होते हैं ना कि अगर इस चीज में रिसर्च करी तो जितना खर्चा किया होगा उससे भी ज्यादा हम मानेंगे। 200%, 150%, 100% ऐसे होते हैं। तो ये वाली जो रिसर्च है उसमें हमने पैसा कितना खर्च किया है? 8 करोड़ रुपए। मुझे आप बताओ, मैंने अगर 8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो एफआर के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो मैंने 8 करोड़ रुपए ही डेबिट कर रखे होंगे। भाई इस 300 रुपए में तो 8 करोड़ रुपए शामिल करे होंगे। एफआर में क्या देखता हूं मैं? एफआर में तो सीधे ही देखूंगा 8 करोड़ रुपए का रिसर्च का एक्सपेंस खर्च किया, 8 करोड़ रुपए उठा के पीएल में डाले होंगे। इनकम टैक्स कहता है तुमने करे 8 करोड़ रुपए, लेकिन तुमने इतना नेक काम में पैसे खर्च किए हैं कि तुमने खर्च करे 8 करोड़, हम मानेंगे कि 16 करोड़ खर्च किए, हम मानेंगे 16 करोड़ खर्च किए। 8 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2, 16 करोड़ के खर्चा आपका अलाउ करेंगे हम। तो 16 करोड़ के खर्चे पर डिडक्शन आपको अलाउ करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है सर, इनकम टैक्स कभी तो कहता है खर्चा किया उसको भी नहीं मानता, कभी जितना हम कर रहे हैं उससे भी दुगना मान रहा है, ऐसा भी होता है। हाँ भाई ऐसा होता है, आपको पता ही है ये तो डीटी में, ठीक है। तो हमारे हिसाब से खर्चा कितना है? 8 करोड़ रुपए, ठीक है। और इनकम टैक्स के हिसाब से खर्चा कितना होगा ये वाला रिसर्च का? 16 करोड़ रुपए, ठीक है, ठीक है सर। कहता है अदर इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड 4 करोड़ विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। भाई अदर इनकम में कहता है एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10 करोड़ रुपए का, और एक 4 करोड़ रुपए की आपकी डिविडेंड इनकम इंक्लूड है जिस पर टैक्स नहीं लेगा। गवर्नमेंट कहती है इस पर मुझे टैक्स लेना ही नहीं है। सर आज नहीं ले रही कल तो ले ही लेगी? नहीं भाई, कभी नहीं लेगी, कभी नहीं लेगी। आज भी नहीं ले रही, बाद में भी नहीं लेगी टैक्स। मतलब क्या हो गया? ये परमानेंट डिफरेंस। अगर वो ये कहती कि भाई साहब ये जो 4 करोड़ रुपए का डिविडेंड है इस पर टैक्स मैं आज नहीं लगा रही, 2 साल के बाद टैक्स लूंगी इसका, आज टैक्स नहीं लूंगी, तो हम क्या कहते हैं? ये टेम्पोरेरी डिफरेंस है कि आज नहीं तो कल देना है,
ठीक है, हम यहां पर क्या कहते हैं कि यहां पर इस 4 करोड़ रुपए पर इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट इनकम है। ये अगर एग्जेम्प्ट है तो टैक्स लगेगा ही नहीं ना, ना आज लगेगा, ना कल, ना परसों, ना 4 साल बाद, ना 10 साल बाद, कभी नहीं लगेगा। ठीक है सर। उसके बाद में कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 594 करोड़ इंक्लूड्स एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 55 करोड़ विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड प्रॉफिट ऑफ 60 करोड़ अर्नड इन यूएसए ऑन अर्थ लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट द रेट 20%। सर ये एफ पॉइंट तो बड़ा खतरनाक सा हो गया, यहां तो इंडिया से बाहर की बातें होने लगी। भाई अर्थ लिमिटेड है, अर्थ की बातें हो रही है, ठीक है, यूएसए भी तो अर्थ पर ही है, इंडिया भी अर्थ पर ही है, तो घबराओ मत, कुछ नहीं है ये। यहां पे कहता है कि भाई साहब ये जो 594 करोड़ का आपका प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्लूड है, इस कहां गई लाइन, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्लूड है 55 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर इनकम, और जो कि एग्जेम्प्ट है। मतलब 594 करोड़ में से 55 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो ऐसा है जो एग्रीकल्चर इनकम से आया है, उसको इनकम टैक्स कहता है ये मैंने प्रॉफिट ही नहीं मानूंगा ये, क्योंकि इस पर मुझे टैक्स ही नहीं लेना। जब मेरी नजर में इस पर टैक्स ही नहीं लेना तो मैं इसको प्रॉफिट भी नहीं मानूंगा। या फिर ऐसे कह लो कि मैं एग्जेम्प्ट जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसे इनकम ही नहीं मानता, तो इनकम ही नहीं मानता तो टैक्स भी नहीं लूंगा। बात समझ में आती है। और इसी 594 करोड़ रुपए में 60 करोड़ रुपए की इनकम ऐसी है जो हमने इंडिया में अर्न नहीं करी, वो हमने यूएसए में अर्न करी है, और उस 60 करोड़ रुपए की इनकम पर मुझे टैक्स जो देना है वो 30% नहीं देना है, वो 30% नहीं देना है, वो आपका 20% टैक्स देना है। मतलब नॉर्मल इंडिया में जो इनकम टैक्स रेट है वो तो नॉर्मली 30% है, तो मेरी बाकी सारी इनकम जो इंडिया में कमाई है उस पर तो 30% टैक्स दूंगा, लेकिन जो मैं यूएसए में इनकम कमाई है उस पर 20% का टैक्स देना है। और यूएसए में कितनी इनकम कमाई है सर? 60 करोड़ रुपए कमाई है, जो कि किस में इंक्लूड है? वो भी सर हमारे 594 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में इंक्लूड है। ठीक है सर। उसके बाद में कहता है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स लॉ, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स लॉ में कितना है? 25 करोड़ रुपए का अलाउेबल है। इनकम टैक्स की नजर में डेप्रिसिएशन कितना है? 25 करोड़ रुपए है। अच्छा, हमारे हिसाब से कितना है भाई? हमारे हिसाब से तो दे रखा है ना 30 करोड़ रुपए का, हमारे हिसाब से तो 30 करोड़ रुपए का है जो हमने प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद में कहता है ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अर्थ लिमिटेड सीएफओ मल्टीप्लाइड प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय द इनकम टैक्स रेट एट अराइविंग 172 करोड़ ऑफ द टैक्स एक्सपेंस। मतलब उसने तो क्या करा, सीएफओ ने 594 करोड़ का 30% 178.2 करोड़। ठीक है। हाउएवर actual income tax appearing in the summarized statement of profit loss 166.9 crore। कहता है CFO has sought your help in reconciling the difference between two tax expenses। प्रिपेयर करो एक reconciliation statement for the disclosure under relevant indices। यहां पर CFO क्या कहता है? देखो CFO कौन है? CFO है आपका लाला आदमी। CFO कह रहा है भाई साहब 594 करोड़ रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया है जो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिख ही रहा है, और इनकम टैक्स जो है वो हमारा 30% का टैक्स रेट है, तो भैया हमारा इनकम टैक्स हो गया 594 मल्टीप्लाई बाय 30% 178.2 करोड़। 178.2 करोड़ का टैक्स पे कर देते हैं, बात नक्की। ठीक है। हमने कहा भाई साहब ऐसा नहीं होगा। वो कहता है कि ये तुमने टैक्स का एक्सपेंस क्या दिखा रखा है? उसने बोला हमसे सीएफओ ने कि ये टैक्स का एक्सपेंस 166.90 करोड़ क्यों दिखा रहा है? टैक्स तो आपका 178.2 करोड़ आना चाहिए ना। हमने कहा भाई साहब 166.90 करोड़ का ही टैक्स का खर्चा आएगा, 178.2 करोड़ गलत बता रहे हो सीएफओ साहब आप। ठीक है, आप सीएफओ से आपकी लड़ाई हो रही है। आपने बोला कि भाई साहब 166 करोड़ रुपए का टैक्स का खर्चा आएगा। सीएफओ क्या कह रहा है? अरे नहीं भाई साहब ऐसे कैसे, 178 करोड़ रुपए का टैक्स का खर्चा आएगा। फिर सीएफओ ने आपसे बोला, सीनियर कौन? सीएफओ ने आपसे बोला एक काम करो सीए साहब, आप जो है ना ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसका डिफरेंस का रीजन बता दो मुझे, क्यों आप जो है 178.2 माइनस 166.90 आप जो 11.3 करोड़ रुपए का 11.3 करोड़ रुपए का टैक्स कम पे करा रहे हो मुझसे, उसका रीजन क्या है? वो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन पूरा बना के दो। अब वो रीजन जो है ना वही आपका पूरा सॉल्यूशन है। दैट्स इट। मैंने आपको स्टोरी टेलिंग के वे में आपको बताया, बस ये जो रीजन है ना 11.3 करोड़ रुपए का, भाई 11.3 करोड़ रुपए का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का रीजन उसी को तो रिकंसिलिएशन कहते हैं। बात समझ में आती है? तो ये अब आपको निकालना है। क्या आप मुझे बताओ, क्या मुश्किल क्वेश्चन है ये? आराम से कर सकते हो आप। नहीं सर ऐसे क्या बात कर रहे हो, होगा ही नहीं है तो हमसे होगा, आप ही करोगे, मेरे साथ में करोगे। लेकिन चलिए तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, और इसका सॉल्यूशन भी ना मैं आपको बिल्कुल स्टोरी वाइज बताऊंगा ताकि आपको
क्लियर चीजें समझ में आती चली जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 21 था, 21। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए जी। ट्वेंटी वन के सॉल्यूशन पे आइए। अच्छा, इसके सॉल्यूशन को ना हम अपने तरीके से करेंगे, मतलब इसके सॉल्यूशन में ना टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट नहीं किया हुआ है, मैं वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ना बिल्कुल एंड टू एंड चीजें समझ में आए कि अच्छा हाँ यहां से ऐसे ऐसी चीजें निकली और इस तरीके से रिकंसिलेशन करना है। मैं वो पार्ट भी कराऊंगा जो इसमें क्वेश्चन में मांगा नहीं है, लेकिन हम फिर भी करेंगे। कौन सा सर? टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का, ठीक है, कि टैक्सेबल इनकम कितनी है और उस पर टैक्स कितना। मतलब जो इन्होंने 165 का करंट टैक्स दिखा रखा है ना, जो इन्होंने ये 165 का करंट टैक्स दिखा रखा है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आया। 1.5 सीआर कैसे आया आपका डेफर्ड टैक्स? वो तो बड़ा सिंपल है उसमें, क्योंकि जो आपका टेम्पोरेरी डिफरेंस है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन का है, वही 5 रुपए का, ठीक है, आपने देख लिया होगा 5 रुपए का टेम्पोरेरी डिफरेंस है, तो 5 पर आपका 30%, 1.5 इस तरीके से आ गया। तो मेरा फोकस अभी रहेगा 165.40 कैसे इन लोगों ने टैक्स, करंट टैक्स का प्रोविजन बनाया, उसके बारे में बात करेंगे। आइए, तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड इनकम टैक्स। आइए जी, तो आप कैसे करते हो ये, मतलब डीटी वाला काम कर रहा हूं मैं, डीटी में जो आप करते हो ना वो काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, मैंने कहा अकाउंटिंग प्रॉफिट से हम शुरुआत करते हैं और इसमें जो भी अलाउंस डिसअलाउंसेस वगैरह हैं वो हम ऐड बैक करते जाएंगे या माइनस करते जाएंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा कितना है सर? अकाउंटिंग प्रॉफिट है हमारा 594 का। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है हमारा? 594 का, ठीक है सर। क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट 594 पर क्या इनकम टैक्स टैक्स ले लेगा? नहीं सर, वो क्या बोलेगा, वो कहेगा साहब आपका सबसे पहली आइटम क्या थी, जो मैं आपको ना दिखाता भी रहता हूं। सबसे पहली आइटम क्या थी? सबसे पहली आइटम थी, मैं ये सब मिटा दूं, चलिए सबसे पहली आइटम क्या थी सर? सबसे पहली आइटम थी आपकी अदर इनकम इंक्लूड्स 10 लाख ऑन विच टैक्स जो है आपका 10% लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो स्पेशल रेट वाली इनकम को मैं हटा देता हूं। मैंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मैं अभी इनकम में से हटा देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मैं अभी इनकम में से हटा देता हूं। अभी मैं सिर्फ इस 594 में से वो फिल्टर करना चाह रहा हूं जिस पर 30% का टैक्स लगेगा। तो मैंने कहा जो भी आपका 30% से अदर वाला रेट की इनकम है वो आप हटा दो, ठीक है सर। 10 रुपए यहां से मैं माइनस कर देता हूं, कोई इशू आपको इस बात में? नहीं सर। मैंने कहा इस पर अलग से नीचे लास्ट में ऐड करके 10 करोड़ पर 10% का टैक्स अलग से ऐड कर देंगे लास्ट में। उसके बाद में अगली आइटम क्या है? उसके बाद में ये आइटम ऐसी है जिन पर इनकम टैक्स डिडक्शन अलाउ करेगा ही नहीं, पेनल्टी, इंपेयरमेंट और सीएसआर का खर्चा। तो मैंने कहा इसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो आ रहा है ये प्रॉफिट कैसा है? ये प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ पेनल्टी, इंपेयरमेंट और सीएसआर, ठीक है। तो मैंने कहा हमारी नजर में वो खर्चा है ही नहीं, अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना रहे हैं ना, तो उसने कहा इसको आप ऐड कर दो। पेनल्टी लाइन छोड़ के करूं या लाइन छोड़ के नहीं करूं? बहुत नीचे तक आ जाएगा, लाइन नहीं छोड़ते, ठीक है जी। मैंने कहा पेनल्टी कितनी ऐड कर दे? पेनल्टी एक की थी, कितनी थी? 144 और 6, ठीक है, ठीक है। ये इंपेयरमेंट भी ऐड कर दिया, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल और सीएसआर का खर्चा। तो इनकम टैक्स ने कहा कि साहब ये आपके डिसअलाउड खर्चे हैं, ये आपको कभी इनकी डिडक्शन अलाउ होंगी ही नहीं।
कभी इनकी डिडक्शन अलाउ आपको होगी नहीं। हमने कहा तो ठीक है, इसको इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, मतलब इसको खर्चा नहीं मान रहे, और हमने इस 594 में ये सारे खर्चे माइनस किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको वापस से ऐड बैक कर देंगे। ये मैं आपको, मुझे लगता है समझाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा आपका डीटी वाला काम है, अलाउंस डिसअलाउंस कर रहा हूं मैं, डीटी वाला पार्ट है ये। अच्छा, उसके बाद में कहता अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड रिसर्च का खर्चा 8 करोड़ रुपए, जिसमें 200% डिडक्शन अलाउ होगी। मतलब 8 करोड़ का खर्चा अलाउ नहीं होगा, 16 करोड़ का खर्चा अलाउ होगा। मतलब खर्चा करा 8 करोड़ का ही एक्चुअल में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो 8 करोड़ रुपए का ही खर्चा है, ठीक है, लेकिन अलाउ कितना होगा, 16 करोड़ रुपए का। अब आइए, तो हमने कहा इसमें से क्या मैं लेस कर दूं, R&D का खर्चा, R&D एक्सपेंस जो एक्चुअल वाला है, तो मैंने कहा एक्चुअल वाला हम ऐड कर देते हैं कि ये तो आपको अलाउ नहीं होगा। इनकम टैक्स ने कहा ये हम नहीं देंगे, ये ऐड है, ठीक है। इनकम टैक्स ने कहा 8 करोड़ रुपए का खर्चा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, जो आपने अपना ये प्रॉफिट निकालने में खर्चा कंसीडर किया हुआ है 8 करोड़, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। हमने कहा तो फिर कितना अलाउ करोगे, उन्होंने कहा इससे भी डबल अलाउ करेंगे। इनकम टैक्स एक्सपेंस 200%, कितना अलाउ होगा, 16 करोड़। इनकम टैक्स वालों ने मतलब यहां पर मेहरबानी करी है हमारे ऊपर, 8 करोड़ की जगह 16 करोड़ रुपए अलाउ करें, तो उन्होंने कहा 8 करोड़ जोड़ दो और 16 करोड़ माइनस कर दो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप कि नेट करके -8 कर दो, कि 8 तो ऑलरेडी खर्चा आपने जो कर रखा है वो तो हम अलाउ करेंगे ही करेंगे, 8 और करेंगे जो आपने खर्चा नहीं भी किया वो भी अलाउ कर देंगे, तो -8 कर देते। तो मैंने कहा इस तरीके से आप करो कि इनकम जो खर्चा इनकम टैक्स वाले नहीं मान रहे, इनकम टैक्स ने कहा 8 करोड़ खर्चा कोई नहीं है आपका रिसर्च का, ऐड कर दो, 16 करोड़ है लेस कर दो। बात समझ में आती है, ठीक है सर, ये यहां से मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आ जाइए अगली चीज पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसके बाद में उन्होंने कहा अदर इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड 4 करोड़ रुपए का विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मुझे आप बताओ क्या अदर इनकम ये 4 करोड़ रुपए का जो डिविडेंड की इनकम है, ये इस 594 के प्रॉफिट में भी जुड़ी हुई है जिस पर टैक्स लगना नहीं है। तो मैंने कहा इनकम टैक्स की नजर में वो आपका इनकम है ही नहीं, डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट, ठीक है। ये आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट आप लेस कर दोगे, क्योंकि ये इनकम टैक्स की नजर में इनकम ही नहीं है। उसने कहा आपका प्रॉफिट 594 नहीं है, 594 -4 ये प्रॉफिट है आपका, मतलब 594 में से हमने 4 करोड़ रुपए की डिविडेंड इनकम माइनस कर दी। उसके बाद में आ जाइए अगला पॉइंट क्या है, कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 594 करोड़ इंक्लूड्स एग्रीकल्चर इनकम 55 करोड़ विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पहले भी यहां तक पढ़ते हैं, 60 करोड़ वाली बात बाद में करेंगे। कहता है जो आपका 594 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, इसमें आपका 55 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इनकम है जो एग्जेम्प्ट है। कहीं ना कहीं मतलब एग्रीकल्चर इनकम इसमें शामिल होगी, ठीक है, तभी तो रेवेन्यू से आके प्रॉफिट में इंक्लूड हुई। हाँ सर, तो हम क्या बोलेंगे, 55 करोड़ रुपए पर भी टैक्स आपको नहीं देना, तो इनकम टैक्स कहेगा एग्रीकल्चर इनकम इस 594 करोड़ में इंक्लूड है ना, लेकिन उस पर वो हमारी नजर में इनकम नहीं है, क्योंकि उस पर हम टैक्स लेता नहीं है, खेती बाड़ी पे हम टैक्स लेते नहीं है, तो इसलिए आपका एग्रीकल्चर इनकम भी माइनस कर देंगे। सर इस पे बाद में लेगी क्या टैक्स गवर्नमेंट? नहीं, कभी नहीं लेगी भाई, कभी नहीं लेगी। ऐसा नहीं है कि आज नहीं ले रही कल लेगी तो आप डेफर टैक्स बना दो, ठीक है, कभी नहीं लेगी 55 करोड़, ठीक है सर। इसके बाद में अगला पॉइंट कहता है 60 करोड़ रुपए की प्रॉफिट, मतलब 594 करोड़ रुपए में 60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऐसा है जो यूएसए में अर्न किया है और उस पर 20% का टैक्स लगेगा, ठीक है। जनरल रेट तो आपका 30% है सारी इनकम पे, बाकी सारी इनकम पर 30% लगेगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड के भाई 30 के अलावा कोई ऐसी इनकम है जिस पर किसी और रेट से टैक्स लगेगा, ठीक है। तो हमने कहा इस पर आपका 20% से टैक्स लगेगा 60 करोड़ रुपए, तो इसको भी आप अभी माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब यहां पर ये नहीं है कि हम टैक्स देंगे ही नहीं, हमने कहा इसको अभी माइनस कर दो फॉरेन इनकम, कितना, 60 करोड़ रुपए। हमने कहा इस पर अलग से टैक्स देंगे ना 20%, अभी तो हम वो इनकम निकाल रहे हैं जिस पर 30% के रेट से टैक्स लगेगा, तो हमने कहा जो स्पेशल रेट वाली इनकम है उनको आप पहले माइनस कर दो, तो जो स्पेशल रेट वाली इनकम है वो जब माइनस हो जाएंगी तो हमारे पास में जो इनकम बचेगी वो बचेगी जिसपे 30% टैक्स लगना है। हाँ, अलाउंस डिसअलाउंस जो वो तो रहेंगी, उसके बाद जो इनकम आ जाएगी टैक्सेबल इनकम वो 30% वाली रहेगी, उस पर 30% से टैक्स लगा देंगे, फिर उसके बाद जो स्पेशल रेट वाली इनकम है उस पर अलग से लगा देंगे।
ठीक है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा, इसके बाद में डेप्रिसिएशन है आपका 25 करोड़ रुपए जो इनकम टैक्स अलाउ करेगा। अच्छा, बुक्स में कितना ले रखा है हमने? बुक्स में ले रखा है सर हमने 30 करोड़ रुपए डेप्रिसिएशन। तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स वाले बोलेंगे, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे कि साहब जो आपने डेप्रिसिएशन बुक्स में ले रखा है ना, वो तो आप ऐड कर दो। कितना? 30 करोड़, वो तो आप ऐड कर दो और लेस कर दो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स वाला। कितना? 25 करोड़। एग्रीड? 25 करोड़ रुपए का हम इनकम टैक्स लेस कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद कोई और आइटम है भाई? 60 करोड़ हो गया, 25 करोड़ हो गया, उसका डेप्रिसिएशन भी ले लिया, 55 करोड़ हो गया, 4 करोड़ हो गया, रिसर्च वाला हो गया, पेनल्टी, इंपेयरमेंट, सीएसआर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लास्ट वाली लाइन में तो सिर्फ सीएफओ वाली बात है। ठीक है, आ जाइए जी। तो मैंने कहा यहां से क्या हमारी यहां पर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम एट द रेट 30% वाली, मतलब ये वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जिस पर 30% से टैक्स लगेगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा जो स्पेशल रेट वाली इनकम है वो मैंने माइनस कर दी। कौन कौन सी है स्पेशल रेट वाली इनकम? ये वाली, एक तो ये है, और एक आपका फॉरेन इनकम है। इस पर कितना टैक्स लगेगा? 20%। इस पर कितना टैक्स लगेगा? 10%। अच्छा, क्या मैं इसको भी कह सकता हूं ये भी स्पेशल रेट वाली इनकम है जिस पर 0% का टैक्स लगेगा? ऐसा बोल दे भाई, एग्जेम्प्ट इनकम को मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाँ इस पर 0% से टैक्स लगेगा। स्पेशल रेट हो गया मतलब 30% जनरल रेट है, तो 30% के अलावा जितनी भी आपकी इनकम्स हैं, जितने भी अलग अलग रेट से टैक्स लग रहे हैं वो सारे स्पेशल रेट हो गए। तो मैंने कहा 10% से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम। डिविडेंड इनकम, वो आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम जिसपे 0% से टैक्स लग रहा है। एग्रीकल्चर इनकम, इस पर भी आपका कितना परसेंट से टैक्स लग रहा है? 0% से। ठीक है, बाकी सारी आइटम कौन सी है आपकी जिस पर 30% से लगेगा? आ जाइए। तो मैंने कहा इसमें आपका टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी भाई? 594 माइनस 10 प्लस 45 प्लस 6 51 माइनस 8, ओहो गड़बड़ हो गई। 594 माइनस 10 प्लस 1 प्लस 44 प्लस 6 प्लस 8 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 55 माइनस 60 प्लस 30 माइनस 25, 513 की हमारी ऐसी इनकम आ गई जिस पर 30% के रेट से टैक्स लगेगा। टैक्स एट द रेट 30% कितना हो गया? 153.90। 153.90 तो हमने कहा जो हमारा 30% से रेट जो लगेगा वो टैक्सेबल इनकम 513 है, उस पर हमने 30% से टैक्स दे दिया। फिर मैंने कहा टैक्सेबल इनकम एट द रेट 10%। एलटीसीजी, एलटीसीजी कितना है? एलटीसीजी है हमारा 10। ठीक है, टैक्सेबल इनकम हमारा 10% है एलटीसीजी। ठीक है, इस पर कितना टैक्स लगेगा? 10%। कितना हो जाएगा आपका? 1 रुपए का इस पर टैक्स आ गया। इसके बाद में हमने कहा टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम एट द रेट 20%। ठीक है, फॉरेन इनकम एफआई, वो कितनी है आपकी? 60 करोड़। इस पर टैक्स कितना लगेगा? टैक्स एट द रेट 20%, 12 रुपए। तो आप मुझे बताओ यहां पर आपका टोटल टैक्स कितना हो गया? सर टोटल टैक्स हो गया हमारा, टोटल टैक्स हो गया हमारा 153.90 प्लस 1 प्लस 12, कितना हो जाएगा ये? 153.90 प्लस 1 प्लस 12, 166.90, 166.90। क्या आ गया आपका 166.90? भाई यही था हमारा टोटल टैक्स।
टोटल टैक्स इतना ही था हमारा, ठीक है सर। अब यहां पर ये आपका टोटल टैक्स आ गया। चलिए जी, अब आते हैं हम टैक्स रिकंसिलिएशन पे। टैक्स रिकंसिलिएशन की बात करेंगे। अब देखो, अब आया असली पोर्शन जो मुझे आपको मेजरली सिखाना है। मैंने आपसे कहा टैक्स रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखना, अब टैक्स रिकंसिलिएशन में ना सीए और सीएफओ दोनों बैठे, आप अपने सीएफओ के साथ बैठे और सीएफओ की बात सुनी। सीएफओ से आपने कहा कि सर आप ये कहना चाहते हो ना कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट 594 करोड़ रुपए है, तो इस पर टैक्स लगना चाहिए 30%, टैक्स एट द रेट 30%। कितना आ जाएगा आपका 594 मल्टीप्लाई बाय 30%, 178.2 करोड़। कितना प्रॉफिट आ गया आपका 594 मल्टीप्लाई बाय 30%। तो सीएफओ ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 594 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है अगर, तो उस पर 30% 178 करोड़ दे दो, क्या दिक्कत है। लेकिन आप एक्चुअल में टैक्स कितना दे रहे हो, टैक्स एक्चुअल टैक्स आप कितना दे रहे हो, एक्चुअल टैक्स आप दे रहे हो सर 165 करोड़ रुपए। करंट टैक्स की बात कर रहे हैं 165.40, 165.40। आप कह रहे हो सीएफओ से कि सर टैक्स ना इतना जाएगा। फिर सीएफओ ने कहा अच्छा ठीक है, ये जो टैक्स में डिफरेंस आ रहा है कि तुमसे कम टैक्स ले रहे हो, तो उस टैक्स का रीजन क्या है, वो रीजन आप मुझे बताओ। फिर मैं ये मिटा दूं, अभी मैंने वैसे ही लिखा था आपको समझाने के लिए, ये भी नीचे लास्ट में आएगा। अब देखिए यहां पर हम एडिशन डिलीशन की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने अपने सीएफओ से बोला कि सर मुझे एक बात बताओ। सीएफओ ने कहा हाँ क्या। मैंने कहा सर आप अगर ये कह रहे हो कि साहब 594 करोड़ रुपए पर आपका 30% टैक्स आ जाना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इस 594 करोड़ रुपए पर पूरा 30% टैक्स आएगा। लेकिन इस 594 करोड़ रुपए में जो 4 करोड़ रुपए का डिविडेंड इनकम है, उस पर भी आप 30% टैक्स दे रहे हो। उसने कहा हाँ हाँ इनकम है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। आपने कहा अपने सीएफओ से कि सर ये जो 4 करोड़ रुपए की इनकम है ना, उस पर इनकम टैक्स ही नहीं लेता है, आप जबरदस्ती क्यों दोगे। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसी बात है। तो फिर आपने अपने सीएफओ से कहा कि सर आपने इस 178 करोड़ रुपए में 4 करोड़ रुपए की इनकम पर भी तो टैक्स इंक्लूड किया हुआ है। सीएफओ ने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि 30% अगर 594 करोड़ पे ले लिया तो 594 करोड़ इंक्लूड 4 करोड़, तो इसका मतलब 178.2 करोड़ का टैक्स इंक्लूड्स 4 करोड़ रुपए पर जो 30% का टैक्स है। मैंने कहा वो देना ही नहीं है सर, तो क्या करें, माइनस कर देंगे। टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम, टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम माइनस कर दे। कितना माइनस हो जाएगा सर, 4 का 30%, 1.2 करोड़। अब कुछ दिमाग जो है चला सीएफओ का, उसने कहा अच्छा ऐसा है। कहता अच्छा हाँ मैंने ज्यादा कर लिया था आपका 165, अब मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू हो गया है कि क्या क्या गड़बड़े होंगी। हमने कहा सर अभी तो देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। उसके बाद में फिर हमने कहा अपने सीएफओ से कि सर आपने 178.2 करोड़ का टैक्स निकाला है। हाँ सर निकाला है। 178.2 करोड़ में इसका मतलब जो 55 करोड़ रुपए की हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, अरे सर पीछे जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उससे जो इनकम हुई है वो 55 करोड़ रुपए की इनकम है। हाँ सर, उसने आपसे बोला सीएफओ ने हाँ 55 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर इनकम है। सर इसका मतलब अगर आप 594 करोड़ पर 30% का टैक्स देने की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 55 करोड़ रुपए पर भी 30% टैक्स दे रहे हो। उसने कहा बिल्कुल भाई इनकम है तो टैक्स लगेगा। फिर आपने उससे कहा कि नहीं भाई साहब नहीं सर ऐसे नहीं होगा, एग्रीकल्चर इनकम पे तो गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लेती है, वो कहती है एग्रीकल्चर इनकम तो आपका टैक्स फ्री है, तो व्हाई यू आर पेइंग टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो हमने कहा कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा सर। तो हमारा 55 करोड़ रुपए की जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर 30% का टैक्स नहीं लगेगा। जो इसमें जुड़ा हुआ है 178.2 करोड़ में एग्रीकल्चर इनकम पर जो 30% टैक्स मैंने जोड़ रखा है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, जबकि लगना नहीं है। तो क्या करेंगे हम रिकंसिलिएशन में, हम कहेंगे माइनस कर दो सर, ये नहीं लगेगा। 55 मल्टीप्लाई बाय 30%,
55 का 30% कितना हो गया 16.5। तो हमने कहा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम नहीं लगेगा, तो ये आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यहां तक की बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेगी नहीं, लेकिन हमने अपने 594 करोड़ पर 178 में ये 16.5 करोड़ रुपए का टैक्स इंक्लूड किया हुआ है, जो देना नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो आप सीएफओ जब पूछ रहा था तो हमने क्या बता रहे हैं भाई तुम्हें कि देखो ये इन पर नहीं होगा, तो हमने कहा इसमें से माइनस कर दो। इसके बाद में हमने क्या बोला, हमने फिर बोला कि सर ये जो 594 करोड़ का प्रॉफिट आया है, ये जो आपको याद है हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा किया था 8 करोड़ रुपए, वो 8 करोड़ रुपए आपने माइनस किया था तो 594 करोड़ आया। सीएफओ ने कहा हाँ बिल्कुल आया। भैया इसका मतलब सर आपने उस 8 करोड़ रुपए को अपना खर्चा माना और उस 8 करोड़ रुपए पे आपने टैक्स सेव किया। सीएफओ ने कहा हाँ बिल्कुल। फिर मैंने उससे कहा, आपने उससे कहा सीएफओ से अपने कि इनकम टैक्स उस 8 करोड़ के खर्चे को 8 करोड़ मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है भाई साहब आपका 16 करोड़ का खर्चा हुआ है, वो 16 करोड़ रुपए का खर्चा मान रहा है और वो आपको एडिशनल 8 करोड़ रुपए पर 30% की और डिडक्शन दे रहा है। मतलब आपका टैक्स और ज्यादा सेव होगा, आपका टैक्स 8 करोड़ रुपए पे फर्दर एडिशनल और सेव होगा। आपने तो सिर्फ टैक्स सेव कितने पर किया हुआ है, 594 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकालने पे 8 करोड़ पर टैक्स सेव किया हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है 8 और जो आपका है जिस पे आपने किया हुआ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 8 करोड़ रुपए और एडिशनल मिलेगा। तो हमने कहा टैक्स सेव ऑन 8 करोड़ एडिशनल R&D, ये कितना आ जाएगा आपका, हमने कहा 8 करोड़ रुपए पर 30%, मतलब 2.40 CR का और टैक्स की डायरेक्शन एडिशनल मिल रही है। सीएफओ ने कहा अरे यार जब 8 करोड़ रुपए का हमने खर्चा किया है तो इनकम टैक्स 16 करोड़ खर्चा क्यों मान रहा है जबरदस्ती हमारा। हमने कहा सर ये ना हमने बड़ा नेक काम किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, इससे बड़ा देश का फायदा होगा, तो इसलिए इनकम टैक्स ने खुश होकर डबल खर्चा माना। तो 8 करोड़ रुपए पर टैक्स सेव नहीं करा हमने एक्चुअल में 16 करोड़ रुपए पर टैक्स सेव किया है। और आपने ये जो 178.2 करोड़ का टैक्स निकाला अपने हिसाब से एज अ लेमैन, ऐसा देसी आदमी, आपने जो है ये 8 करोड़ के खर्चे पर टैक्स सेव करके निकाला। 8 करोड़ रुपए का खर्चा कंसीडर करने के बाद टैक्स है 178। सीएफओ ने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा 16 करोड़ अगर खर्चा करते, 16 करोड़ रुपए अगर कंसीडर करते तो कितना आता। उसने कहा फिर कुछ कम आता हमारा टैक्स। मैंने कहा तो बस वो कितना कम आता, 2.40 करोड़ से टैक्स कम आता, वो हमने अब माइनस कर दिया। बात क्लियर होती है? हाँ सर बिल्कुल, बात समझ में आती है। फिर उसके बाद मैंने सीएफओ से बोला कि सर आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 594 करोड़ रुपीस हैं इसमें आपका 10 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन भी तो इंक्लूड है। उसने कहा 10 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन इंक्लूड है। फिर मैंने उससे कहा सर इसका मतलब उस 10 करोड़ रुपए के कैपिटल गेन पर भी आपने 30% का टैक्स का प्रोविजन बना रहे हो, क्योंकि आप तो 594 करोड़ का सीधे देख रहे हो एज अ लेमैन कि भैया प्रॉफिट 594 और 30% उस पर सब पे टैक्स लगा दिया। आप तो सबको जो है वो एक ही लकड़ी से हाँक रहे हो, आपने तो गधे घोड़े सब बराबर कर दिए। आप तो कह रहे हो सारी इनकम पर मेरा टैक्स जो है 30% लगेगा, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी इनकम पे कितना टैक्स लगता है। सीएफओ ने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैं तो सीधे 594 करोड़ पर मैंने टैक्स लगा दिया। तो फिर हमने कहा सर आप 10 करोड़ रुपए भी 30% का टैक्स लगा रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट कहती है भाई साहब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हम 30% टैक्स सबसे लेंगे ही नहीं, हम तो आपसे सिर्फ 20% का टैक्स लेंगे, सॉरी 10% का टैक्स लेंगे कैपिटल गेन पे। तो हमने कहा सीएफओ ने, फिर अब देखो सीएफओ का दिमाग चलना शुरू हुआ। सीएफओ ने मुझसे बोला कि अच्छा 10 करोड़ रुपए पर मैंने 30% का टैक्स का प्रोविजन बना रखा है जो कि इस 178 में शामिल है। हमने कहा हाँ सर, इसका मतलब मैंने 20% का टैक्स एक्स्ट्रा लगा रखा है 10 करोड़ रुपए पर। हाँ सर, वो एक्स्ट्रा वाला जो टैक्स है वो मैं माइनस कर दूं, टैक्स ऑन कैपिटल गेन कितना माइनस कर देंगे, 10 करोड़ रुपए पर 20% का टैक्स एक्स्ट्रा लगाया हुआ है आपने, 10 करोड़ रुपए पर 20% का टैक्स जो एक्स्ट्रा लगाया हुआ था वो हमने कहा माइनस कर दो। बात समझ में आती है? वो हमने कहा माइनस कर दो, क्योंकि इस 178 में 10 करोड़ पर 30% का टैक्स जोड़ा हुआ है ना, 3 करोड़, लेकिन लगना है सिर्फ 1 करोड़ रुपए। तो हमने कहा जब 3 करोड़ रुपए जुड़ा हुआ है लेकिन 1 करोड़ ही लगना है, 10-20 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए हमने ज्यादा लगा रखा है, तो वो 2 करोड़ रुपए माइनस कर दिए। टैक्स ऑन कैपिटल गेन एक्सेस ऑफ 10% से जो एक्सेस वाला टैक्स हमने प्रोविजन बना रखा था वो हमने माइनस कर दिया। बात यहां तक समझ में आती है? उसके बाद फिर मैंने सीएफओ से बोला, मैंने कहा सर एक बात बताओ। उसने कहा क्या?
मैंने कहा आपने ये जो 594 करोड़ रुपए है, इसमें हमारी एक 60 करोड़ रुपए की फॉरेन इनकम भी तो है। उसने कहा हाँ। मैंने कहा सर उस फॉरेन इनकम पर आपने कितना टैक्स का प्रोविजन बनाया? उसने कहा भाई देखो मैंने तो सबको जो है वो एक बराबर माना है, मैंने कोई पार्शियलिटी नहीं करी। मैंने तो 178 निकालने में उस 60 करोड़ रुपए पर भी 30% का टैक्स का प्रोविजन बनाया, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट 30% लेती है ना। मतलब जो आपका सीएफओ साहब है ना, उनको बड़ी बेसिक सी नॉलेज है इनकम टैक्स की, ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है जो आपके पास थी। ठीक है, तो उन्होंने तो कहा 30% तो होता है टैक्स, तो बस 60 करोड़ रुपए पर भी 30% का टैक्स का प्रोविजन बना दिया। कितना टैक्स जुड़ा हुआ होगा इसमें? इस 178 में 60 करोड़ रुपए का 30% 18 करोड़ रुपए टैक्स जुड़ा हुआ होगा। हाँ सर, लेकिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा सर इनकम टैक्स में जो है ना, फॉरेन इनकम पर गवर्नमेंट कहती है भाई साहब हम आपसे सिर्फ 20% का टैक्स लेंगे। तो सर इसका मतलब आपने 10% से ज्यादा टैक्स लगा रखा है। 60 करोड़ रुपए पर 10% का टैक्स एक्सेस लगा रखा है, 6 करोड़ रुपए का एक्सेस टैक्स लगा रखा है। तो वो क्या कर दो आप, माइनस कर दो करेक्ट टैक्स लाने के लिए। टैक्स ऑन फॉरेन इनकम एक्सेस ऑफ 20%, क्या कर देंगे हम, 60 का 10%। हमने कहा 20 तो लगना चाहिए, जो कि इसमें जुड़ा हुआ भी है, इसमें तो 30 जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा लगना चाहिए सिर्फ 20, जुड़ा हुआ है 30, तो मैंने कहा 10% माइनस कर दो जो नहीं लगेगा टैक्स। ठीक है, तो कितना आ गया ये आपका 6। यहां तक बात समझ में आती है? तो सीएफओ साहब को यहां पर आने के बाद में ऐसा लगा, अच्छा यार मैंने तो बड़ी ज्यादा इनकम जो है वो टैक्स ज्यादा जोड़ लिया था। बहुत सारी इनकम तो हमारी 594 करोड़ में से ऐसी थी जिन पर टैक्स ही नहीं लगना था, मैंने अननेसेसरी जोड़ लिया था। ये 2 इनकम तो ऐसी थी जिन पर टैक्स ही नहीं लगना था, मैंने अननेसेसरी जोड़ दिया था। उसके बाद में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा ऐसा था जो 16 करोड़ अलाउ हो रहा था, मैंने सिर्फ 8 करोड़ रुपए का अलाउ लेकर टैक्स की कैलकुलेशन करी, जबकि मुझे 16 करोड़ लेकर करना चाहिए था, तो टैक्स और कम आता। जब खर्चा बढ़ा देता तो टैक्स और कम आता, तो मैंने तो सिर्फ 8 करोड़ रुपए करा। तो हमने क्या किया, हमने कहा 8 करोड़ को फर्दर और डिडक्शन ले लो, एडिशनल वाली 2.4। और कुछ इनकम तो ऐसी थी जिन पर टैक्स 30% नहीं लग रहा था, 30 से कुछ कम लग रहा था, और मैंने उन पर भी 30% लगा रखा था। तो जो एक्सेस टैक्स प्रोविजन बना रखा था मैंने, वो मैंने एक्सेस वाला अमाउंट माइनस कर दिया। ये आपकी एग्जेम्प्ट थी, ठीक है, ये आपकी एडिशनल खर्चा मिलना था, और ये आपका एक्सेस था, एक्सेस टैक्स वाला था, ये हमने माइनस कर दिया। सीएफओ साहब खुश हो गए, उन्होंने कहा अरे यार ये बढ़िया तरीका है कि हमने तो बेवजह ज्यादा बना रखा था, अच्छा गवर्नमेंट तभी जो 165 करोड़ रुपए ले रही है, कम ले रही है। ठीक है सर। अब ये सारी बातें सुन के जो है ना सीएफओ साहब ज्यादा ही खुश हो गए। अब मैंने कहा यार सीएफओ साहब ज्यादा जो है आप खुश मत हो, अभी मैं आपको दुख देता हूं थोड़े से सीएफओ साहब आपको अब मैं दुख देता हूं। फिर मैंने सीएफओ साहब से कहा कि सीएफओ साहब एक बात बताओ। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा सीएफओ साहब ये जो आपका है, मैंने सीएफओ साहब को ये वाले खर्चे दिखाए, कहां गए ये वाले खर्चे दिखाए। मैंने कहा सीएफओ साहब 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे करी थी, याद है कुछ या नहीं? उसने कहा हाँ यार याद है, बड़ा दुख हुआ था 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे करने में। और मैंने कहा सर दुख एक और दूं मैं आपको? सीएफओ साहब ने कहा क्या? मैंने कहा 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी तो पे करी थी, वो तो दुख है ही, प्लस ये खर्चा इनकम टैक्स अलाउ भी नहीं करता। फिर सीएफओ साहब ने पूछा कि ये खर्चा इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता का क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब है इनकम टैक्स कह रहा है 1 करोड़ रुपए आपने पेनल्टी जो दी है ना, जेब से जो पैसे गए आपके, जिसपे आपको दुख भी हुआ था 1 करोड़ देने पे, वो मैं खर्चा ही नहीं मानता। इनकम टैक्स ने कहा भाई साहब ये 1 करोड़ रुपए पर आप जो है टैक्स दे दो हमें। आपने तो सीएफओ साहब, आपने तो जो 594 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकाला है, ये आपने इनकम टैक्स की पेनल्टी 1 करोड़ रुपए माइनस करने के बाद निकाला है प्रॉफिट, और उसके बाद आने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगाया है। इनकम टैक्स कहता है भाई साहब वो जो 1 करोड़ रुपए का आपका खर्चा है उसको खर्चा ही नहीं मानता, उस पर एडिशनल टैक्स लेगा जो आपने इसमें नहीं जोड़ा हुआ। इस 178 करोड़ रुपए में उस 1 करोड़ रुपए पर जो टैक्स बनता है, पेनल्टी पर जो टैक्स बनता है 30%, वो आपने 178 में जोड़ा है। सीएफओ साहब ने कहा नहीं जोड़ा, वो तो खर्चा है ना, माइनस कर दिया उसको तो हमने, उसके बाद जो प्रॉफिट आया उस पर जोड़ा है। हमने कहा नहीं सर सीएफओ साहब उस 1 करोड़ रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। हुआ दुख नहीं हुआ? सीएफओ साहब ने कहा हाँ हुआ दुख। टैक्स ऑन पेनल्टी, कि जो आपका पेनल्टी है ना उस पर भी टैक्स लगेगा, 1 करोड़ पर 30%, कितना हो जाएगा आपका 0.3। ये अब क्या करोगे, ये प्लस वाली आइटम आ गई, ठीक है, ये हम प्लस कर देंगे। उसके बाद मैंने कहा सीएफओ साहब जो आपने इंपेयरमेंट, आपकी गुडविल थी, आपकी जो है वो शान और शौकत थी, वो जो है मिट्टी में मिल गई थी। कह रहा हाँ यार बड़ी दुख हुआ था, बड़ा दुख हुआ था, और उसका तो हमने खर्चा भी क्लेम कर दिया था, और खर्चा क्लेम करके 594 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकाला, इंपेयरमेंट माइनस करके। उसके बाद जो है वो हमारा 178 करोड़ का खर्चा आया। मैंने कहा सर एक और मिट्टी में मिलाऊं आपकी इज्जत। मैंने कहा सीएफओ साहब वो जो आपका 44 करोड़ रुपए का
जो 44 करोड़ रुपए का आपने इंपेयरमेंट का खर्चा माना था और टैक्स का बेनिफिट ले लिया था, इनकम टैक्स कहता है आपका कुछ खर्चा होता ही नहीं है। सीएफओ साहब ने कहा अरे ऐसे कैसे, मैंने कहा ऐसा ही है, बस जो है वो मानना पड़ेगा, आप लड़ नहीं सकते इनकम टैक्स से। सीएफओ साहब ने कहा अच्छा, तो मैंने तो 44 करोड़ रुपए को खर्चा मानकर 594 करोड़ रुपए प्रॉफिट निकाला और फिर उस पर टैक्स करा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे यह फर्क पड़ेगा कि 44 करोड़ रुपए पर आप टैक्स और दोगे, इनकम टैक्स की नजर में वो आपका टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही नहीं उस पर। तो आपको निकालना चाहिए था एक्चुअल में 44 करोड़ रुपए पर भी आप टैक्स ऐड कर दो, जिस पर आपको टैक्स एक्चुअल में देना है, लेकिन आपने 178 में जोड़ा हुआ नहीं है। तो हमने कहा टैक्स ऑन इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा आपका? ये 44 का 30%, 13.2, ये भी हम प्लस कर देंगे टैक्स में। हमने कहा ये जो आपके, मैं अलग कलर से इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको प्लस वाली आइटम अलग से दिख जाए। आप भी ऐसे कर सकते हो, सारी पहले माइनस वाली आइटम लिख लो फिर प्लस वाली लिख लो, या सारी पहले प्लस वाली लिख लो फिर माइनस वाली लिख लो, ठीक है? या प्लस माइनस करके भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ज्यादा इजी रहेगा कि आप पहले एक ही नेचर की सारी आइटम लिख लो, जो माइनस होनी है, जो प्लस होनी है उसके बाद फिर वो लिख लो। तो मैंने कहा कि आपका इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल पर जो 13 करोड़ रुपए का टैक्स लगेगा वो तो आपने इस 178 में जोड़ा हुआ ही नहीं है। सीएफओ साहब ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं जोड़ा। मैंने कहा देना पड़ेगा, ये हमने 165 में जोड़ा हुआ है। उसने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये आपने जोड़ दिया। उसके बाद में तीसरी आइटम क्या थी उसमें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद में सॉरी सीएसआर। हमने कहा सीएसआर का खर्चा, टैक्स ऑन सीएसआर। हमने सीएफओ साहब से कहा सीएफओ साहब आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्चा किया था 6 करोड़ रुपए, याद है? उन्होंने कहा हाँ याद है, और उसकी तो हमने खर्चों में डिडक्शन भी ले ली। मैंने कहा सर ये 6 करोड़ रुपए पर भी इनकम टैक्स खर्चा अलाउ नहीं करता है। तो कहता है ये सीएसआर का खर्चा कोई खर्चा ही नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब मैंने जो है इस 178 करोड़ रुपए में 6 करोड़ पर जो 30% टैक्स लग रहा है वो जोड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने तो खर्चा मान लिया था उसे। ठीक है, सीएफओ साहब कह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, आपने मान लिया था खर्चा, लेकिन वो खर्चा है नहीं, तो हम आपके वाले प्रॉफिट, आपके वाले टैक्स में अलग से जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका? प्लस 1.8। बात समझ में आती है? यहां तक क्लियर है पॉइंट? ठीक है सर। और कोई पॉइंट इसके बाद? सारे पॉइंट कंसीडर हो गए हमारे? नहीं, मैंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो गया हमारा, पेनल्टी, इंपेयरमेंट और सीएसआर ये तो हमने कर ही दिया। रिसर्च डेवलपमेंट का 8 करोड़ का एडिशनल ले लिया, डिविडेंड भी ले लिया, और 55 करोड़ पर एग्जेम्पशन वाला पॉइंट भी देख लिया, 60 करोड़ पर भी देख लिया। ठीक है जी। उसके बाद में देखो डेप्रिसिएशन तो आपका टाइमिंग है, ये आपका टेम्पोरेरी डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। हम बात करें यहां पर 165.4 करोड़ रुपए। ठीक है, जो खर्चे या इनकम ऐसी है जो परमानेंटली जो डिसअलाउ हो जाएंगी, मतलब टैक्स नहीं ले रहे एग्जेम्प्ट इनकम पे, आज भी नहीं ले रहे बाद में भी नहीं लेंगे, वो आपको टैक्स रिकंसिलिएशन में कंसीडर करना है। खर्चा जो आज डिसअलाउ हो गया तो बाद में कभी अलाउ नहीं होगा, आज भी डिसअलाउड है, हमेशा डिसअलाउ रहेगा, वो खर्चा आपको कंसीडर करना है। जो ऐसा है टेम्पोरेरी डिफरेंस है कि आज अलाउ कर रहे हैं बाद में नहीं करेंगे, या आज अलाउ नहीं कर रहे हैं बाद में करेंगे, वो आपको टैक्स रिकंसिलिएशन में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में अब यहां पे टोटल लगा दें, तो अब देखो यहां पर आपका आ जाएगा टैक्स। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स। अच्छा, मैं ये हटाना चाह रहा हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, हटा दो। ये तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने फेयर ही किया है तो इसको फेयर ही रखते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आपका 178.2 करोड़ का प्रॉफिट था, और इसमें जुड़ा हुआ है डिविडेंड पर टैक्स जो कि नहीं लगेगा, तो माइनस कर दिया। सीएफओ साहब को अब मैं फाइनल कंक्लूजन दिखा रहा हूं। मैंने कहा सीएफओ साहब देखो 178.2 करोड़ का आपका टैक्स है, ठीक है आपके हिसाब से, लेकिन इसमें आपने डिविडेंड पर टैक्स 1.2 करोड़ का जोड़ा हुआ है जो कि नहीं लगना है। मैंने कहा माइनस कर दो सीएफओ साहब। उसके अलावा सर इसमें ना 55 करोड़ रुपए का आप 16.5 करोड़ रुपए का आपने एग्रीकल्चर पर टैक्स जोड़ा हुआ है 178 में, लेकिन जो कि नहीं लगेगा, तो माइनस कर दो, 16.5 माइनस कर दिया। उसके बाद में आपने ना ये वाला खर्चा एडिशनल अलाउ नहीं किया हुआ है,
ठीक है, इस पर एडिशनल खर्चा मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जो कि आपने नहीं कंसीडर किया, तो ये भी आप इसका टैक्स भी माइनस कर दो, क्योंकि आपने ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है। उसके बाद में कैपिटल गेन पर आपने 30% टैक्स लगाया हुआ है, जबकि लगना चाहिए सिर्फ 10%। ठीक है, तो जो एडिशनल 20% टैक्स है 10 रुपए पर, 10 करोड़ पर, वो हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही मैंने फॉरेन इनकम पर कहा कि 60 रुपए की इनकम पर आपने 30% का टैक्स अपने 178.2 करोड़ में जोड़ा हुआ है, लेकिन टैक्स लगना है सिर्फ 20%, तो एडिशनल 10% जो 60 करोड़ पर एडिशनल 10% 6 रुपए टैक्स लगा रखा है, वो माइनस कर देंगे। उसके बाद में आपने कुछ खर्चे ले रखे हैं जो अलाउ नहीं होंगे, उन पर टैक्स कितना है 0.3 प्लस 13.2 प्लस 1.8 165.4, ये आपका टैक्स आ गया। मुझे आप बताओ ये मैच होगी आपके करंट टैक्स से 165.4 से? एग्रीड? तो हमने ये निकाल कर दिखा दिया भाई, उनका यही तो था कि भाई साहब ये ऐसे कैसे। उसके बाद में आप देखो डेफर टैक्स। डेफर टैक्स की अगर बात करें तो डेफर टैक्स तो सिंपल है ना, 5 रुपए पर ये डेफर टैक्स निकल रहा है, जो आपका टेम्पोरेरी डिफरेंस है। टेम्पोरेरी डिफरेंस कितना है 5 रुपए का, क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है कि 25 रुपए का डेप्रिसिएशन मिलेगा, हमने 30 रुपए का डेप्रिसिएशन ले लिया, तो 5 रुपए पर क्या हुआ हमारा, 5 रुपए पर 30%, 5 दिया 15, 1.5 करोड़ रुपए का ये आ गया। बात समझ में आती है? तो मैंने आपको इस तरीके से निकालकर दिखा दिया। ठीक है जी, तो मेन पार्ट ये था। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट तो आपके समझ में ऑलरेडी आता है, सॉरी डेफर टैक्स वाला तो मैं ऑलरेडी सिखा ही चुका हूं आपको, वो आप होमवर्क में करोगे, कुछ नहीं है होमवर्क में करना है, 5 रुपए पर निकलेगा। मेन तो ये था आपका कि भाई ये जो प्लस माइनस आइटम्स हो रही है ये कैसे